हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. दैट इज थर्ड फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. अगर मैं बात करूं बेटा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा. रीडिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन आपके थर्ड फंक्शन गिवन है, इसको कंप्लीट कर रहे हैं. सबसे पहला पॉइंट तो मुझे ये बताओ बेटा, रिचर्ड मसग्रेव ने क्या बोला था? रिचर्ड मसग्रेव ने बोला था कि एक्चुअल में गवर्नमेंट के कितने फंक्शंस होने चाहिए? 3 फंक्शन. पहला फंक्शन एलोकेशन फंक्शन, दूसरा फंक्शन रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तीसरा फंक्शन स्टेबलाइजेशन फंक्शन. बेटा हम अगर बात करें तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, पहले ये चीज समझो. रीडिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है जो इनकम होती है, जो इनकम है बेटा, इनकम दैट इज, ध्यान से सुनिए, वो इनकम बेटा इक्वली क्या होनी चाहिए? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए बिटवीन रिच एंड पुअर. रीडिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल सा मतलब, कई बार इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, कई बार इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बोलते हैं. इसका सिंपल सा मतलब यह है कि बेटा इकोनॉमी की जो इनकम है, वो इनकम इक्वली क्या होनी चाहिए बेटा? रीडिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए बिटवीन रिच एंड पुअर. ऐसा ना हो, प्लीज ऐसा ना हो कि ये जो इनकम है, इधर क्या हुआ? अच्छा बाद में. ऐसा ना हो बेटा, प्लीज इधर देखो, ऐसा ना हो कि ये जो इनकम है, ये जो इनकम है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो. मैं ध्यान से सुन लो क्या बोल रहा हूं. इकोनॉमी की जो इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए बिटवीन रिच एंड पुअर. अगर मैं बात करूं इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई तो एक प्रॉब्लम आ जाती है जिसको बोलते हैं स्क्यूड. स्क्यूड का सिंपल सा मतलब है, ध्यान से सुनो, इनकम एक तरफ क्या हो रही है? बेंड हो रही है, बेंड. इनकम का एक तरफ क्या हो रहा है? झुकाव हो रहा है. प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे एक बार बताओ, सोच समझ के, अगर हम सब कुछ प्राइवेट के हवाले छोड़ देते, इसका मतलब अगर गवर्नमेंट क्या नहीं करता, इंटरवीन नहीं करता, तो मुझे बताओ जो रिच है वो क्या होते रहते? रिच. और जो पुअर है वो क्या होते रहते? पुअर. तो मुझे बताओ झुकाव किसकी तरफ होता? किसकी तरफ झुकाव हो जाता? एक मिनट, रिच ऊपर हो जाता, पुअर नीचे हो जाता. तो झुकाव किसकी तरफ हो जाता? पुअर की तरफ. इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, क्या हो जाती? इनकम बेंड. और बेंड को टेक्निकली बोलते हैं बेटा क्या? स्क्यूड. स्क्यूड का मतलब है, अगर ध्यान से सुनो, अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करता तो बेटा कहीं ना कहीं क्या हो जाता? इनकम हो जाती स्क्यूड. स्क्यूड का मतलब इनकम एक तरफ ही झुक जाती. इसका मतलब रिच रिच होता रहता और पुअर पुअर होता रहता. ऐसा ना हो, इसलिए बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? इंटरवीन करना पड़ा. तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन. रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है इकोनॉमी की जो इनकम है वो इक्वली क्या हो? डिवाइड हो बिटवीन रिच एंड पुअर. अगर इकोनॉमी की इनकम इक्वली डिवाइड नहीं हो रही, इस सिचुएशन को बोलते हैं कि क्या हो रहा है बेटा? स्क्यूड हो रहा है. स्क्यूड का मतलब है कहीं ना कहीं एक तरफ ही झुकाव हो रहा है. तो ये स्क्यूड ना हो, इसलिए बेटा गवर्नमेंट को रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में इंटरवीन करना पड़ता है. अब सेकंड पॉइंट ध्यान से सुनो, मुझे एक बार बताओ बेटा, ध्यान से समझना इस चीज को. मैंने आप लोगों को पढ़ाते टाइम एक चीज बताई थी कि हर गवर्नमेंट को 4 क्वेश्चन के आंसर याद हो आप लोगों को. हर गवर्नमेंट के सामने 4 प्रॉब्लम आती हैं और उनको प्रॉब्लम नहीं बोलते, 4 क्वेश्चंस बोलते हैं. पहला क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी सेट अपार्ट फॉर फ्यूचर ग्रोथ कैपेसिटी. अब एक बात सोच के बताओ, मैंने तुम लोगों को बताया था, अगर मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, प्लीज ध्यान से सुनो, अगर मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो यहां पे कौन से क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं? यहां पे बात कर रहे हैं फॉर whom टू प्रोड्यूस. इसका मतलब गवर्नमेंट के सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किसके लिए प्रोडक्ट बनाया जाए. रिच के लिए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाए या पुअर के लिए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाए. अगर रिच के लिए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब ज्यादा प्रोडक्ट हम ऐसे बनाते हैं जो किन के लिए बना रहे हैं?
रिच सेगमेंट के लिए, तो कौन नाराज होगा? पुअर सेगमेंट। और अगर हम सारा प्रोडक्ट किसके लिए बना देते हैं? पुअर सेगमेंट के लिए, तो बेटा रिच पर्सन क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है गवर्नमेंट के सामने? रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है कि इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज किसके लिए प्रोड्यूस करें, रिच पर्सन के लिए प्रोड्यूस करें या पुअर पर्सन के लिए प्रोड्यूस करें। अब मुझे सोच के बताओ बेटा, अगर सारे गुड्स एंड सर्विसेज हम पुअर पर्सन के लिए प्रोड्यूस करते रहे तो किनको प्रॉब्लम होगी? रिच को। और अगर हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज रिच पर्संस के लिए प्रोड्यूस करते रहे तो किनको प्रॉब्लम होगी? पुअर को। तो कहीं ना कहीं बेटा इन दोनों के बीच में गवर्नमेंट को क्या बनाना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा? बैलेंस। तो 2 पॉइंट समझो। पहला पॉइंट रीडिस्ट्रीब्यूशन, वापस सुन लो, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है, यस या नो? अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करता तो क्या होता? प्रॉब्लम आती। प्रॉब्लम को मैंने क्या बताया? स्क्यूड। इनकम क्या हो जाती? स्क्यूड हो जाती, एक तरफ बेंड हो जाती। दूसरा पॉइंट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वाले फंक्शन के अंदर गवर्नमेंट को एक चीज सोचनी पड़ती है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मींस हम किसके लिए प्रोडक्ट को बनाएं, मींस गुड्स एंड सर्विसेज किस सेगमेंट के लिए प्रोड्यूस करें, रिच के लिए प्रोड्यूस करें या पुअर के लिए प्रोड्यूस करें। अगर मैं सारे गुड्स एंड सर्विसेज रिच पर्संस के लिए प्रोड्यूस करने लगूंगा तो पुअर सेगमेंट नाराज होगा। अगर मैं सारे गुड्स एंड सर्विसेज पुअर सेगमेंट के लिए प्रोड्यूस करने लगूंगा तो रिच पर्सन क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे। तो बेटा गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम क्या मेंटेन रखें? बैलेंस। दोनों पॉइंट क्लियर हैं? अब नेक्स्ट पॉइंट सुन लो, थर्ड पॉइंट, उसके बाद अपडेट कराता हूं। थर्ड पॉइंट ये बोला गया कि ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, प्लीज ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, इस रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर गवर्नमेंट कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करता है? प्लीज समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। मींस गवर्नमेंट कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करता है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए, किस तरीके से वो इनकम को स्क्यूड होने से बचाए। तो गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट यूज करता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब है रिच लोगों से क्या वसूल करे? टैक्स। और यहां प्रोग्रेसिव का मतलब है जैसे जैसे रिच पर्संस की इनकम क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है, टैक्स रेट भी क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। दूसरा पॉइंट, इसके साथ साथ बेटा एक चीज और यूज करेगा, सब्सिडीज। सब्सिडीज मतलब किसको प्रोवाइड कराएगा? पुअर पीपल्स को। तो बेटा कहीं ना कहीं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट क्या यूज करता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एज वेल एज सब्सिडीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन? जैसे जैसे क्या बढ़ रही है इनकम, वैसे वैसे क्या बढ़ता रहेगा? टैक्स। अमीर जैसे और अमीर होता जाएगा उस पर टैक्स रेट भी इंक्रीज होता रहेगा। और वो जो टैक्स है जो गवर्नमेंट किन से वसूल रहा है? रिच से। उन टैक्सेस को यूज करके पुअर पर्संस को क्या प्रोवाइड कराएगा? सब्सिडीज, जिससे कहीं ना कहीं पुअर पर्संस क्या होंगे बेटा? अपलिफ्ट। अपलिफ्ट का मतलब होता है कहीं ना कहीं, अपलिफ्ट का सिंपल सा मतलब होता है पुअर पर्संस की जो बेसिक नीड्स हैं उन नीड्स को भी पूरा कर पाए। वापस आ रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहां पे ना प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सबसे पहले एमसीक्यू पूछा जाएगा। एमसीक्यू क्या पूछा जाएगा कि इनकम अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती इसको क्या बोलते हैं? स्क्यूड। आधे आधे घूम जाएंगे कि ये वर्ड स्क्यूड का मतलब क्या है। स्क्यूड का मतलब है एक तरफ इनकम क्या हो रही है? बेंड। ठीक है। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनो, दूसरा पॉइंट। अब मुझे एक बात बताओ, दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में गवर्नमेंट इंटरवीन करता है और गवर्नमेंट ये सोचता है कि किनके लिए गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए। अगर रिच के लिए बनाएंगे तो कौन नाराज होगा? और पुअर के लिए बनाएंगे तो रिच। इसलिए क्या मेंटेन करना पड़ेगा? बैलेंस। बैलेंस मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट दो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करता है। वन इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड वन इज
सब्सिडीज। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब किससे टैक्स वसूल रहा है? रिच से। और उन टैक्सेस को क्या कर रहा है? पुअर पीपल को प्रोवाइड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। यहां तक क्लियर है? अब ये कंप्लीट नहीं हुआ, पहले इतना अपडेट करो। हेडिंग डालो जरा, थर्ड फंक्शन रीडिस्ट्रीब्यूशन, या आप ये भी लिख सकते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। प्लीज थोड़ी देर के लिए समझने पे फोकस करना है, क्योंकि इस पे एमसीक्यू आएंगे बहुत सारे। वापस सुन लो, तीनों फंक्शंस एलोकेशन, स्टेबलाइजेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा एमसीक्यू आपके मॉड्यूल में गिवन है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से। आपके मॉड्यूल में सबसे ज्यादा एमसीक्यू जो गिवन है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से रिलेटेड ज्यादा एमसीक्यू है कंपेयर टू एलोकेशन एज वेल एज स्टेबलाइजेशन। अब लिखो, इसमें पहला पॉइंट लिखो, पॉइंट्स में आंसर लिखना। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इफ मार्केट इज लेफ्ट to itself, if market is left to itself, what is the meaning of market is left to itself? कि अगर मार्केट किसके हवाले छोड़ देते? प्राइवेट के। तो ये बोल रहा है if market is left to itself, comma, the distribution of income in the society, the distribution of income in the society is likely to be skewed. The distribution of income in the society is likely to be skewed. Therefore, government has to intervene. Therefore, government has to intervene. Therefore, government has to intervene. अब अंडरलाइन करो यहां पे skewed वर्ड को। Therefore, government has to intervene. गवर्नमेंट को आना पड़ा। सेकेंड पॉइंट, इसी के अंदर सेकेंड पॉइंट, पहले skewed वर्ड को अंडरलाइन कीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है। सेकेंड पॉइंट लिखो, द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज रिलेटेड टू द बेसिक क्वेश्चन। द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज रिलेटेड टू द बेसिक क्वेश्चन, ऑफ, और डबल कोट्स में लिखना, ऑफ के बाद डबल कोट्स में, फॉर whom should an economy produce goods and services. For whom should an economy produce goods and services. इसका मतलब बेटा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में गवर्नमेंट को क्या सोचना पड़ेगा? किसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाए। इसका मतलब चार प्रॉब्लम थी और उन प्रॉब्लम को हमने क्वेश्चंस बोले थे। उन क्वेश्चंस में से किस क्वेश्चन के बारे में इस फंक्शन में सोचा गया? फॉर हुम गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस। ठीक है, अंडरलाइन करो फॉर हुम वर्ड को। अनदर एमसीक्यू। अब तीसरा पॉइंट, यहां पे गवर्नमेंट कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर रहा है? तो थर्ड पॉइंट लिखो। थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट यूजेस टू इंस्ट्रूमेंट्स। गवर्नमेंट यूजेस टू, TWO, टू इंस्ट्रूमेंट्स। गवर्नमेंट यूजेस टू इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, that is progressive taxation and subsidies. Progressive taxation and subsidies.
यहां तक क्लियर है? अब मुझे एक बात सोच के बताएगा कोई, प्लीज जरा मुझे सोच के बताओ। यहां पे अगर मैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की बात कर रहा हूं तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है? अतिंजय, गवर्नमेंट यहां पे क्या कर रहा है टैक्सेशन में? सर नाम क्या है आपका? हाँ रजत। रजत, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन? अच्छा, ये पॉइंट है कि रिच पर्सन की इनकम बढ़ रही है तो गवर्नमेंट जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी टैक्स भी क्या करता रहेगा? अब सोच के बताना जरा, मुझे आपसे पूछ रहा हूं, बाकी सारे शांत। सोच के बताना, गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ा रहा है तो गवर्नमेंट को यहां पे रिवेन्यू है या एक्सपेंडिचर है? यहां पे रिवेन्यू के बारे में बात करे जाएगा या खर्चे के बारे में? सोचो, इसका मतलब अगर मैं रिच पर्सन से क्या वसूल रहा हूं तो मेरी क्या हो रही है? एक तरीके से रिवेन्यू। इसका मतलब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को तुम्हारे मॉड्यूल ने रिवेन्यू भी बोल रखा है। और दूसरी बात समझिए, दूसरी बात वापस, अगर मैं पुअर पर्सन को क्या दे रहा हूं? सब्सिडीज। इसका मतलब गवर्नमेंट अगर पुअर पर्सन को सब्सिडीज देता है तो खर्चा कर रहा है, दैट इज नोन एज एक्सपेंडिचर। घूम मत जाना, इस चीज को ध्यान में रखना। वापस सुन लो, कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब रेवेन्यू और सब्सिडीज का मतलब एक्सपेंडिचर। ये चीज से कंफ्यूज मत होना, लिखो, क्योंकि तुम लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ करोगे। लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में नोट डाल के लिखना। इसलिए लिखवा रहा हूं नोट डाल के, क्योंकि तुम लोग एमसीक्यू देखते ही गड़बड़ कर दोगे। गवर्नमेंट कैन रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम, गवर्नमेंट कैन रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम either through revenue side, either through revenue side, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ब्रैकेट बंद, either through प्रोग्रेसिव रेवेन्यू साइड, ब्रैकेट में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, और एक्सपेंडिचर साइड, ब्रैकेट में सब्सिडीज। मैं तुम लोगों को इसलिए ये वर्ड लिखवाया बिकॉज कहीं ना कहीं बेटा यहां प्रॉब्लम क्या है, एमसीक्यू जब आएगा तो वो तुम लोगों से ये पूछेगा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में गवर्नमेंट को रिवेन्यू हो रहा है, 4 ऑप्शन, उन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, दैट इज द करेक्ट आंसर। यहां तक क्लियर है सबको? बोलिए। तुम लोगों में एनर्जी नहीं है। तुम लोगों ने कितने लेक्चर पढ़े अभी तक? एक। उसके बाद तुम लोगों की हालत है, सर जी एब्सेंट क्यों हो रहे थे, क्या हुआ? पेपर? अच्छा, बीकॉम प्राइवेट क्या रेगुलर भी स्टार्ट हो गए यार, पता है मुझे, उनका न्यू एजुकेशन पॉलिसी बढ़िया पॉलिसी है, अब ज़्यादा नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। कुछ नहीं है, ये यूट्यूब पे अपलोड हो गया तो मेरी जान को आफत आ जाएगी, 2-4 बार हो चुका है ना ऐसे। कुछ नहीं है, क्या होगा? क्या कह रहा है? डिग्री सरेंडर कर दे, कर ले, क्या करना डिग्री का, मैंने क्या काटना है? 15 साल से किसी ने मेरी डिग्री पूछी नहीं, लेके रख रखी है ऐसी मैंने बेकार। अच्छा बस बस प्लीज चलो, ज्यादा बात बाद में करेंगे। अच्छा बस सुन लो, अब सुन लीजिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं प्लीज, रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में एक चीज और दे रखी है, व्हाट इज द एम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसका मतलब आपके मॉड्यूल ने रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या बता रखा है, ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है इस फंक्शन का मेन एम क्या है। पहला बिल्कुल सिंपल, दो तो बिल्कुल सिंपल हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर पहला एम बताया है, हम लोग क्या करेंगे, इनकम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। तो मेन इसका एम क्या है, इनकम को इक्वली क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। इसका मतलब इनकम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, पहला एम। दूसरा एम प्लीज, दूसरा एम सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का मतलब बेटा यहां पे क्या है, जो पुअर पर्सन्स हैं,
सुन लो, उन पुअर पर्संस को एक तरीके से बेसिक नीड्स प्रोवाइड कराना। बेसिक नीड्स मतलब पुअर पर्संस को जो भी बेसिक नीड्स हैं एटलीस्ट उन नीड्स को प्रोवाइड कराना। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर करता है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के थ्रू। बेसिक नीड्स का मतलब मुझे बताओ, आप लोगों को भी पता होना चाहिए, जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, बीपीएल जिनको बोलते हैं, उनके अकाउंट में गवर्नमेंट 500 रुपया क्या करता है, ट्रांसफर करता है, जिससे बेटा उनकी बेसिक नीड्स क्या हो जाएं, फुलफिल हो जाएं। इसको बोलते हैं सोशल वेलफेयर। तो मुझे एक बात सोच के बताओ, वो 500 रुपए जो गवर्नमेंट ट्रांसफर कर रहा है पुअर पर्सन के अकाउंट में, वो आ कहां से रहे हैं, टैक्स से, जो किससे वसूला जा रहा है, रिस्क से। समझिए इस चीज को। तो मेन पॉइंट समझो, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एम क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना इनकम को। दूसरा सोशल वेलफेयर। तीसरा बेटा सिक्योरिटी। सर सिक्योरिटी मतलब एटलीस्ट जो पुअर पर्संस हैं, जो पुअर पीपल हैं जिनके पास इनकम नहीं है, एटलीस्ट उनको यह सिक्योरिटी रहे कि हमारे पास बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट पैसा तो दे रही है हर महीने। इसको बोल रहे हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब ये दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक हैं, और वो कहीं ना कहीं तुम्हारे मॉड्यूल ने दो अलग पॉइंट बनाने थे, इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी वर्ड अलग से लिख दिया। यहां सिक्योरिटी का मतलब किस चीज से है, जो पुअर पीपल है वो बेसिक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड तो जी पाए, इसको बोल रहे हैं बेटा सिक्योरिटी। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने एक और बोला, बिल्कुल सिंपल है, इसी पॉइंट को इन्होंने दोबारा दूसरी टर्म्स में बोल दिया। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन की जगह इन्होंने क्या लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शुड बी इक्वल। अब मुझे एक बार बताओ, 4 पॉइंट इन्होंने बना दिए, उन चारों पॉइंट में कहीं ना कहीं पहला और चौथा पॉइंट तो क्या है, सेम। दूसरा और तीसरा पॉइंट क्या है, सेम। बस कहीं ना कहीं पॉइंट्स को बढ़ाना है, इसलिए इन्होंने कहीं ना कहीं क्या लिख दिया बेटा, एम। कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज दिमाग में रख लो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब इनकम को क्या करना, बैलेंस करना बिटवीन रिच एंड पुअर। रिच से क्या कलेक्ट करना, टैक्स। टैक्स नहीं बोलते, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। और पुअर को क्या प्रोवाइड कराना, सब्सिडीज। तो मेन एम क्या है, मेन एम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना इनकम को। दूसरा सोशल वेलफेयर। तीसरा सिक्योरिटी। फोर्थ वन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शुड बी इक्वल बिटवीन रिच एंड पुअर। अब सर ये 4 एम जो इन्होंने बताए, इन एम को पूरा करने के लिए कुछ एग्जांपल्स बताए। समझो पॉइंट में क्या कह रहा हूं। ये एम है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, तो ये जो एम है, इस एम को अचीव कैसे करेगा गवर्नमेंट। अभी मैंने तुम्हें समझाया है, ये 4 एम को कैसे अचीव किया जाएगा, थ्रू, अरे बोलो बेटा, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। नेक्स्ट वन सब्सिडीज। और सब्सिडीज की जगह अगर मैं ये लिख दूं, एक तरीके से हेल्प करना। पॉइंट समझो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, डिजीज नहीं बोल रहा। समझो, क्वेश्चन को समझो, और मजाक में मत सुन लो क्योंकि एमसीक्यू आएगा। ये एम है, ये एम किस फंक्शन का है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। इस एम को गवर्नमेंट अचीव करता है कैसे, थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, थ्रू सब्सिडीज। तीसरा पॉइंट कैसे अचीव करेगा, गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कराएगा, फूड ग्रेन्स ऑन सब्सिडाइज प्राइस। आप लोगों को पता होना चाहिए, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनको हम लोग बोलते हैं बीपीएल, उन बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन पर्संस हैं, उनको सब्सिडाइज प्राइस पे फूड ग्रेन प्रोवाइड कराता है गवर्नमेंट। तुम लोगों को पता है राशन, वो कौन प्रोवाइड करा रहा है। अब मुझे बताओ, राशन कार्ड जो है वो किनके लिए एप्लीकेबल है, बीपीएल लोगों के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनकी इनकम एक लिमिट से कम है, 5 लाख। अरे भाई सब आ जाएंगे जिनके पास, एक मिनट, और एक बात और बता रहा हूं तुम लोगों को, 90%
90% जो पर्सन्स हैं वो अपनी इनकम एग्जैक्टली शो नहीं करते डिपार्टमेंट को। 5 लाख से कम, हो गया काम। अच्छा बस बस बस, इसे खत्म कर लो यार टॉपिक को, यूनिट खत्म होगी। पहला पॉइंट, किस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के एम को अचीव किया जाता है? पहला प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, दूसरा सब्सिडीज, तीसरा फूड ग्रेन्स ऑन सब्सिडाइज प्राइस टू बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट वन, इसी के अंदर नेक्स्ट वन, बहुत सारी जगह क्या दिए जाते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, जिनको हम लोग कई बार अनएम्प्लॉयमेंट ग्रांट्स या अनएम्प्लॉयमेंट एड्स बोलते हैं। जो अनएम्प्लॉयड, प्लीज सुन लो, जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं उनके अकाउंट में हर महीने गवर्नमेंट कुछ पैसा ट्रांसफर करती है। इसको एक तरीके से क्या बोल रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। समझो। तो मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारे सामने मैंने क्या लिखे हैं? ये तुम्हारे सामने मैंने जो 4 पॉइंट्स लिखे हैं ये क्या हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के एम को गवर्नमेंट कैसे अचीव करती है उसके कुछ एग्जाम्पल्स। आई होप यहां तक क्लियर है। तुम एक बात सोचो, ये क्या लिखे हैं मैंने? इन एम को गवर्नमेंट कैसे अचीव करेगी, ये क्या है? एग्जाम्पल्स। यहां तक क्लियर है? लिखो जल्दी से, हर चीज लिख रखी है तुम्हारे मॉड्यूल ने। हेडिंग डाल लो प्लीज, बातें बंद कर दो। अतिंजे उठ के आ गया जल्दी, अतिंजे आगे आजा जल्दी से, समय खराब चल रहा है और खराब मत कर। नेक्स्ट नंबर रजत, आगे नहीं बोला, आराम से तो दोनों ही बैठे हो तुम लोग, मुझे मैं कौन सा कह रहा हूं, शैतानी कर रहे हो। नेक्स्ट नंबर बता रहा हूं मैं, और आगे नहीं बुलाऊंगा, समझा रहा हूं। नेक्स्ट जल्दी लिखो। द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एम्स एट, द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एम्स एट, the distribution function of the government aims at, ABCD करके लिखना। the distribution function of the government aims at, AT at, ABCD करो। पहला लिखो equally distribution of income, ब्रैकेट में लिखो इक्वालिटी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ब्रैकेट में लिखो इक्वालिटी, ब्रैकेट बंद। सेकंड लिखो, सेकंड इसी के अंदर सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल वेलफेयर? एक तरीके से पुअर पर्संस अपने बेसिक नीड्स को क्या कर पाए? फुलफिल, इसको बोलते हैं सोशल वेलफेयर। थर्ड लिखो सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ basic needs, security in terms of basic needs for people who have lower income, security in terms of basic needs for people who have lower income। नेक्स्ट पॉइंट को देखो कैसे लिखा है, प्रोवाइडिंग, नेक्स्ट पॉइंट में वही पॉइंट है, दोबारा से लिख दिया, प्रोवाइडिंग इक्वालिटी ऑफ इनकम बिटवीन डिफरेंट सेगमेंट्स,
यहां बेटा डिफरेंट सेगमेंट्स कौन कौन से हैं? रिच पुअर, इनके बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए किसकी बेटा? इनकम की। अब मुझे बताओ ये क्या लिखवाया मैंने आपको? इन एम्स को गवर्नमेंट कैसे अचीव करेगी इसके क्या बताए ये कुछ एग्जांपल्स। तो नेक्स्ट लाइन लिखो। इतनी गंदी मॉड्यूल बनाई है ना। नेक्स्ट लाइन लिखो। A few examples of redistribution function. A few examples of redistribution function performed by government are. A few examples of redistribution function performed by government are. फिर से लिखना ABCD करके। क्या करूं मैं बताओ? फर्स्ट लिखो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। सेकंड लिखो, सेकंड सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। सेकंड लिखो बेटा सप्लाई ऑफ food grains at subsidized price. Supply of food grains at subsidized price to BPL households. Provide food grains या supply of food grains at subsidized price टू बीपीएल हाउस होल्ड। यहां बीपीएल की फुल फॉर्म क्या हुई? लिख लो कहीं नोट डाल के। अगर याद है तो अच्छी बात है, जिसको याद ना रहे प्लीज लिख सकते हो। बीपीएल हाउस होल्ड्स और बीपीएल की फुल फॉर्म बिलो पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट क्या प्रोवाइड कराना? एक मिनट, क्या प्रोवाइड कराना? नेक्स्ट लिखो जरा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। नेक्स्ट लिखो बेटा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स टू सर्टेन सेगमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स टू सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स टू सर्टेन सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट यहीं पे लिखा था क्या प्रोवाइड कराना? सब्सिडीज या क्या प्रोवाइड कराना? ग्रांट्स या क्या प्रोवाइड कराना? एड्स। तो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो टू प्रोटेक्ट सर्टेन सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, टू प्रोटेक्ट सर्टेन सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड मॉनेटरी एड्स, और यहीं से लिख सकते हो और ग्रांट्स और सब्सिडीज। यहीं लिखवा दिया मैंने पॉइंट। गवर्नमेंट प्रोवाइड मॉनेटरी एड्स और ग्रांट्स और सब्सिडीज। यहां तक क्लियर है? आप सुनिए जरा प्लीज, अभी खत्म नहीं हुआ रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, प्लीज ध्यान से सुनना, जो लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों ने रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सबसे पहला पॉइंट यह पढ़ा कि अगर इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या नहीं हुआ, इक्वल, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? स्क्यूड हो जाएगी। स्क्यूड का मतलब इनकम एक तरफ बेंड हो जाएगी। दूसरा तुमने पढ़ा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में गवर्नमेंट कौन से क्वेश्चन पे काम करता है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फिर तुमने तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा? तीसरा पॉइंट यह पढ़ा तुमने कि रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर गवर्नमेंट दो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करता है, वन इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, वन इज सब्सिडीज। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कौन सी साइड है? रेवेन्यू। और सब्सिडीज? वेरी गुड। इसके बाद तुम लोगों ने पढ़ा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो गवर्नमेंट परफॉर्म करता है उसके बहुत सारे एम्स हैं और उन एम्स को अचीव करने के बहुत सारे एग्जांपल्स। अब मुझे सोच के बताना, जब गवर्नमेंट, लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, खत्म है, जब गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को परफॉर्म करेगा
जब गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को परफॉर्म करेगा तो वहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है जिसको बोलते हैं एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी। और इस पे एमसीक्यू है, मैं ध्यान से सुनना इस चीज को। जब गवर्नमेंट क्या करता है, जब गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को परफॉर्म करता है तो गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, जिस प्रॉब्लम को बोलते हैं बेटा एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी। सर एफिशिएंसी का मतलब क्या है, सोच के बताओ। हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस पुअर पर्सन कर रहे हैं या रिच? पुअर प्रोड्यूस बोल रहा हूं बेटा, प्रोड्यूस। रिच पर्सन हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं, इसको कहीं ना कहीं हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का सिंपल सा मतलब है इकोनॉमी में रिच पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। इक्विटी का मतलब पुअर पर्संस को अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कराती है, रिच लोगों से टैक्स को वसूल करती है और सब्सिडी की फॉर्म में पुअर पर्संस की हेल्प करती है। अब सुनिए जरा ध्यान से, इक्विटी का मतलब पुअर पर्संस को क्या प्रोवाइड कराना, ठीक है। अब सोच के बताओ प्लीज, लास्ट पॉइंट है, एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट। मैंने क्या करा एज अ गवर्नमेंट, मैंने रिच लोगों से क्या करना स्टार्ट कर दिया, टैक्सेस वसूलना स्टार्ट कर दिया और उन टैक्सेस को सब्सिडीज की फॉर्म में किसको देना स्टार्ट कर दिया, पुअर को, जिससे कहीं ना कहीं पुअर पर्संस क्या होने लगे, अपलिफ्ट। अब मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम सोचो, प्रॉब्लम रिवर्स स्ट्रैटेजी की बात। पुअर पर्सन तो खुश है, पुअर पर्सन को क्या मिलने लगे, सब्सिडाइज प्राइसेस पे सब कुछ मिलने लग गया, पुअर पर्संस की कहीं ना कहीं बेसिक नीड्स क्या होने लगी, फुलफिल। प्रॉब्लम किसको हुई, रिच को। मुझे एक बात हो ना, जब रिच लोगों को लगेगा कि गवर्नमेंट तो जैसे जैसे हमारी क्या इंक्रीज होती जा रही है, इनकम, उस पे क्या इंक्रीज करती रह रही है, टैक्स, तो कहीं ना कहीं किसको प्रॉब्लम हुई, रिच को। तो रिच लोग क्या करेंगे, सुन लो, रिच लोग क्या करने लगेंगे, डिसइंसेंटिव्स, डिसइंसेंटिव्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं प्लीज सुन लो, एंटरप्रेन्योरशिप एंड वर्क। इसका मतलब रिच लोग कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, डिस्करेज हो जाएंगे। डिस्करेज मतलब रिच लोग कहीं ना कहीं क्या नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, सेविंग्स नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि गवर्नमेंट हमारे पे क्या लगाई जा रही है, टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है, तो हम इस कंट्री में काम ही नहीं कर रहे। सोच के देखो, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम पुअर पर्संस को अपलिफ्ट की बात कर रहे हैं तो बेटा कहीं ना कहीं पुअर पर्संस को अपलिफ्ट करेंगे, इसको बोलते हैं इक्विटी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम इक्विटी को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम किस पे आ रही है, एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी का मतलब इक्विटी को इंक्रीज करना है ना, पुअर पर्संस को बेसिक नीड्स प्रोवाइड करानी है जिससे पुअर पर्संस क्या हो जाएं, अपलिफ्ट हो जाएं। इसका मतलब किसको इंक्रीज कर रहा हूं मैं, इक्विटी को इंक्रीज कर रहा हूं, लेकिन किसको प्रॉब्लम हो रही है, एफिशिएंसी। अब मुझे बताओ, जब एफिशिएंसी मतलब किनको प्रॉब्लम हो रही है, रिच लोगों को, तो रिच लोग पता क्या हो जाएंगे, रिच लोग डिस्करेज हो जाएंगे। वो आपकी कंट्री के अंदर ना तो इन्वेस्ट करेंगे ना सेविंग करेंगे। इसका मतलब बेटा एंटरप्रेन्योरशिप क्या हो जाएंगे, डिसइंसेंटिव्स। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, जो एक्चुअल में रिच लोग होते हैं, जो नए नए आइडियाज लाते हैं, जो इनोवेशंस लाते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज आपकी इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो रिच लोग कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, डिस्करेज। तो बेटा गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं किस चीज को इंक्रीज करना पड़ेगा, इक्विटी को, लेकिन बेटा कहीं ना कहीं मिनिमम एफिशिएंसी कॉस्ट पे। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से वर्ड को सुन लो। किसको इंक्रीज करना है, इक्विटी। इक्विटी का सिंपल लेमन टर्म्स में मतलब अपलिफ्टिंग ऑफ पुअर, लेकिन किस पे उसका इंपैक्ट ना आए ज्यादा,
एफिशिएंसी। तो मिनिमम एफिशिएंसी कॉस्ट पे गवर्नमेंट क्या करे? इक्विटी को क्या करे? अपलिफ्ट। लास्ट पॉइंट समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? एक बात सोच के बताओ, एज अ गवर्नमेंट तुम लोग भी चाहते हो कि पुअर पीपल अपलिफ्ट हो और रिच लोगों से टैक्स वसूलें। रिलायंस कंपनी से टैक्स वसूल के तभी तो सब्सिडाइज प्राइसेस पे क्या प्रोवाइड हो रही है? पुअर पीपल को फूड ग्रेन्स। अब मुझे बताओ, पुअर पीपल खुश हो गया, कौन नाराज हो गया? रिलायंस जैसी कंपनी, टाटा जैसी कंपनी नाराज हो गई। अब वो क्या नहीं प्रोवाइड कराएंगी? तुम्हारे देश में काम ही नहीं करेंगे। जब वो काम ही नहीं करेंगी तो तुम्हारे पास क्या नहीं आएगा? टैक्स। इससे फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, क्या डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस होगा? नहीं। तो बेटा इस तरीके से गवर्नमेंट काम करे कि पुअर पीपल को अपलिफ्ट करे, लेकिन जो मिनिमम एफिशिएंसी कॉस्ट है सिर्फ वही कॉस्ट बेयर करे। कौन? रिच। समझो इस लाइन को। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इस पे 90% ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी इन लेमन वर्ड्स? रिच से क्या करना? एफिशिएंसी बोल रहा हूं, समझो। रिच से क्या वसूलना? What is the meaning of equity in layman terms? Uplifting of poor. अब मैं पुअर को अपलिफ्ट कर रहा हूं, किसकी कॉस्ट पे? एफिशिएंसी कॉस्ट पे। ऐसा ना हो कि एफिशिएंसी कॉस्ट क्या हो जाए? ज्यादा। अगर एफिशिएंसी कॉस्ट ज्यादा हो गई, कौन डिस्करेज होगा? रिच। तो बेटा कहीं ना कहीं अगर रिच पर्सन डिस्करेज हो गया तो वो क्या नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा? सेविंग्स। तो मुझे बताओ, रिच लोग भी नाराज ना हो और पुअर का भी क्या हो? अपलिफ्टिंग हो। ये एक मेन पॉइंट है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में, जो गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है। नहीं तो बेटा दोनों के बीच में पता क्या हो जाता है? कॉन्फ्लिक्ट। आई होप क्लियर है सबको। लास्ट पॉइंट है, अपडेट कर लो, ये तुम्हारा फंक्शन कंप्लीट है। लेक्चर ओवर नहीं होगा। लिखो और अलग से पैराग्राफ बना के लिख लो, अलग से किसी दूसरे कलर से लिख लो, क्योंकि 2 MCQ आने इस पैराग्राफ पे। वापस बोल रहा हूं, और नहीं आए तो मुझे बोलना मत कुछ, लेकिन हां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए बोल रहा हूं। लिखो इन एक्सरसाइजिंग, अलग से डिफरेंट कलर से लिख लो, अलग से पैराग्राफ बना लो, अलग से बॉक्स बना लो, कुछ भी कर लो। In exercising redistribution function, in exercising की जगह performing कर लो यार, देसी लैंग्वेज। In exercising redistribution function, there would be a conflict. In exercising redistribution function, there would be a conflict. किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है? बिटवीन एफिशिएंसी एंड इक्विटी। बिटवीन एफिशिएंसी एंड इक्विटी, फुल स्टॉप। इसी के बाद कंटिन्यूशन में लिखो, कंटिन्यूशन में greater equity can be achieved. Greater equity can be achieved through high rate of taxes on rich. Greater equity can be achieved through high rate of taxes on rich. But high rate of tax could also, ध्यान से लिखना लाइन, but high rate of tax could also act as a, but high rate of tax could also act as a disincentive. Tax act as a disincentive, लिखा है सामने, disincentive to entrepreneurship, disincentive to entrepreneurship and work, and also
and also discourage people, यहां people कौन होगा? rich, and also discourage people from making savings and investments. अब इस लाइन को जरा दोबारा पढ़ना, क्या बोला? किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ? एफिशिएंसी और इक्विटी। अब मुझे बताओ तुम्हें किस चीज को इंक्रीज करना है? इक्विटी को। तो कैसे इंक्रीज करोगे? हाई टैक्स किस पे लगाओगे? रिच पे। अब जब तुमने रिच पे हाई टैक्स लगा दिया तो जिससे रिच पर्सन क्या हो गए? उनको क्या हुआ? डिसइंसेंटिव हुआ, जिसकी वजह से वो काम करने में मन नहीं लगाएंगे, जिसकी वजह से वो डिस्करेज हो जाएंगे और तुम्हारी कंट्री में क्या नहीं करेंगे। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां तक क्लियर है? यहां कंप्लीट होता है आप लोगों के फंक्शंस जो रिचर्ड मसग्रेव ने बोले। ये था तुम्हारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्लियर है? हेडिंग डालो नेक्स्ट। छोटा सा टॉपिक और है, प्लीज सुन लो। तुम्हारे ना मॉड्यूल में मैंने लास्ट लेक्चर में तुम लोगों को एक चीज बताई थी, प्लीज, अच्छा मजाक बंद और जोक्स अपार्ट। अगर मैं बात करूं बेटा, मैंने तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में एक चीज पढ़ाई थी, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ फंक्शंस दे रखे हैं आपके इस यूनिट में, जिसमें हम लोगों ने एक बेसिक चीज पढ़ी थी जीएसटी के बारे में। अगर तुम लोगों को याद हो बेटा, बस मुझे इतना बता दो, जीएसटी आया कब था? 1 जुलाई 2017। जीएसटी के कंपोनेंट्स बता दो। 3, 1 इज एस, 1 इज सी, 1 इज आई। स्टेट, सेंट्रल, इंटीग्रेटेड। स्टेट, एक मिनट, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। अब प्लीज विद इन द स्टेट अगर मूवमेंट्स ऑफ गुड्स हैं तो बिल में क्या आएगा? एसजीएसटी, सीजीएसटी। आउटसाइड द स्टेट अगर मूवमेंट है, आईजीएसटी। नेक्स्ट पॉइंट, आईजीएसटी को कलेक्ट कौन करता है? सेंटर। कहां रखता है? सेपरेट अकाउंट, और उसके बाद इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इतना था। अब एक चीज और दे रखी है तुम्हारे इसी यूनिट के अंदर, जिसको बोलते हैं फिस्कल फेडरलिज्म। अरे तुम लोगों ने पढ़े थे 3 फंक्शन, फिर से पढ़ोगे क्या? फिस्कल फेडरलिज्म, प्लीज सुन लो, बहुत सिंपल सा पॉइंट दे रखा है। एक टॉपिक और दे रखा है, फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म, ये जो टर्म है, इस टर्म को भी बेटा किसने इंट्रोड्यूस किया था? रिचर्ड मसग्रेव ने। इतनी टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दी, पढ़नी हमें पड़ रही हैं। अब सुन लो प्लीज। अच्छा बस तुषार, रिचर्ड मसग्रेव ने बेटा एक टर्म यूज करी, फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब होता है बेटा क्या? सिंपल सा मतलब है, गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हैं, प्लीज ध्यान से, गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हैं वो डिवाइड होने चाहिए, वो डिवाइड होने चाहिए बिटवीन डिफरेंट लेयर्स। सर क्या मतलब, मैं क्या बोल रहा हूं? गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हैं वो डिवाइड होने चाहिए बिटवीन डिफरेंट लेयर्स। सर बिटवीन डिफरेंट लेयर्स का मतलब, कुछ फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। इसको बोलते हैं बेटा फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब, जितने भी गवर्नमेंट के फंक्शंस होते हैं वो सारे फंक्शंस ना तो सेंटर परफॉर्म करेगा ना स्टेट। कुछ फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा? सेंटर। कुछ फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? स्टेट। इसको बोलते हैं बेटा फिस्कल फेडरलिज्म। अब सुनिए ध्यान से, रिचर्ड मसग्रेव के कितने फंक्शंस थे? 3। पहला एलोकेशन, दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन, एंड लास्ट वन स्टेबलाइजेशन। प्लीज एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। रिचर्ड मसग्रेव कहते हैं ये 2 फंक्शन तो परफॉर्म करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और एलोकेशन जो फंक्शन है ये फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। मुझे एक बात बताओ, इस क्लास में ध्यान से सुनो, इस क्लास में किसको कौन से रिसोर्स चाहिए? ये मुझे ज्यादा बेहतर पता है ना, क्योंकि ये लेक्चर मेरा है।
इसका मतलब स्टेट को ज्यादा बेहतर पता है कि उन स्टेट को किस चीज की जरूरत है। तो बेटा ध्यान से सुनो, ओवरऑल इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, ओवरऑल इकोनॉमी में रीडिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल रखने के लिए सेंटर को काम करना पड़ता है। लेकिन बेटा एलोकेशन वाला फंक्शन ज्यादा किसको बेहतर पता है? स्टेट को। अब वापस आ रहा हूं, वापस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म? फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब होता है जो गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं वो डिफरेंट लेयर्स पे परफॉर्म होने चाहिए। डिफरेंट लेयर्स का मतलब सारे फंक्शन ना तो सेंटर परफॉर्म करे ना स्टेट। ये किसने बोला? रिचर्ड मसग्रेव। इसका मतलब पहला पॉइंट, रिचर्ड मसग्रेव ने, वापस सुन लो, रिचर्ड मसग्रेव ने कौन सी टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया? फिस्कल फेडरलिज्म। इसके बाद रिचर्ड मसग्रेव के अकॉर्डिंग सेंटर को कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन। और स्टेट कौन सा परफॉर्म करेगा? एलोकेशन। यहां तक क्लियर? एक पॉइंट, बस छोटा सा पॉइंट और कहानी खत्म। इसके अलावा एक चीज और दे रखी है, टैक्सेस। प्लीज सुन लो, टैक्सेस। कुछ टैक्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है और कुछ टैक्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। बिल्कुल, तुम्हें लिस्ट है जो नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एक आध एमसीक्यू आ सकता है। सर स्टेट गवर्नमेंट के बिल्कुल सिंपल, पहला पॉइंट, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स है वो कौन कलेक्ट करेगा? स्टेट। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी स्टेट। साथ साथ एक चीज और, टोल टैक्स एक्सेट्रा। और भी ऐड कर सकते हो। मैंने बताया था जीएसटी का कौन सा पार्ट? एसजीएसटी। उसके लिए कहीं ना कहीं कौन इन्वॉल्व होगा? स्टेट। इसके अलावा बेटा यहां पे क्या आता है सुन लो। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स है? एक तो इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के साथ साथ कॉर्पोरेशन टैक्स। कंपनी से जो टैक्स आता है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स। नेक्स्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो, वेल्थ। इसके अलावा बेटा सीजीएसटी, आईजीएसटी, वेरी गुड। इसके अलावा कस्टम, कस्टम ड्यूटी। इसके अलावा बेटा एक्साइज। इसके अलावा बेटा इंपोर्ट एक्सेट्रा। ये लाइन लिखी हुई है बस। अब सुन लो, एमसीक्यू में एक क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कौन सी गवर्नमेंट वसूलती है? दे रखा है क्वेश्चन, इसलिए मैंने तुम लोगों को ये लिखवाया है, ये बताया है। प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे मॉड्यूल में ना कुछ ज्यादा चीजें भर दी यूनिट के अंदर, लेकिन बेटा कहीं ना कहीं उस पे एक आध एमसीक्यू है, इसलिए तुम लोगों से मैंने ये बोला है कि तुम्हें ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी। पहले इतना अपडेट कर लो, ये जो मैंने बताया तुम लोगों को फिस्कल फेडरलिज्म, 2-4 लाइनें बस, ज्यादा नहीं है। और अपडेट करवा रहा हूं क्यों? क्योंकि इस पे बेटा एमसीक्यू है। अपडेट करवा रहा हूं बेटा क्योंकि इस पे फिस्कल फेडरलिज्म पे एमसीक्यू है। हेडिंग डाल लो, फिस्कल फेडरलिज्म। 2-3 पॉइंट है बस, खत्म है टॉपिक। फिस्कल फेडरलिज्म, पहला पॉइंट लिखो, दिस टर्म इज इंट्रोड्यूस्ड बाय रिचर्ड मसग्रेव। दिस टर्म इज इंट्रोड्यूस्ड बाय रिचर्ड मसग्रेव। This term is introduced by Richard Musgrave. Second point, अब इसका मतलब बता रहे हैं। Fiscal federalism refers to division of governmental functions. Division of governmental functions among different layers of government. Division of governmental functions. Division of governmental functions among different layers of government. Clear है? इसका मतलब क्या हुआ फिस्कल फेडरलिज्म का? गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हैं वो कुछ फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा? सेंटर। कुछ फंक्शंस स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखो,
Richard Musgrave argue that central government should be responsible. Richard Musgrave argue that central government should be responsible for performing functions. कौन कौन से फंक्शन है बेटा? Should be responsible for performing functions related to stabilization and income redistribution. Related to functions related to stabilization and income redistribution, whereas allocation of resources should be the responsibility of किसके responsibility? Should be the responsibility of state government. कहां छोटा बताओ जरा. Allocation of resources should be the responsibility of state government. क्लियर है? अब इसमें अंडरलाइन कर लो. सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, स्टेबलाइजेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, और एलोकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट. इस पे एमसीक्यू है. अब एक इस तरीके से हेडिंग डाल लो और ये लिख लो. हेडिंग डाल लो टैक्सेस. इसी तरीके से चार्ट बना लो एक तरीके से. बस यही है, क्योंकि यही लिखवाना है मैंने. यही तुम्हारे मॉड्यूल ने दे रखा है. कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट वसूलती है, कुछ एग्जांपल्स दे रखे. ये लिख लो. हेडिंग डालो टैक्सेस. इस तरीके से ऐसे चार्ट बना लो. इधर लिख लो सीजी, इधर लिख लो स्टेट गवर्नमेंट. सीजी के अंडर में ये सारे टैक्सेस के नाम लिख लो. ऐसे लिखो: इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, इसके अलावा आईजीएसटी. फुल फॉर्म क्या होगी बेटा? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. सीजीएसटी सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स. इसके अलावा कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, इंपोर्ट एक्सेट्रा. ये सारे टैक्स जो लिखे हैं तुम्हारे सामने, तुम्हें इनकी डिटेल नहीं पढ़नी, सिर्फ एग्जांपल्स दिए हैं. ये जितने भी टैक्स के नाम लिखे हैं, ये सारे टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलता है. स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स? इनकम, एग्रीकल्चर इनकम से जो एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स लगता है वो किसके पास जाता है? स्टेट के पास. तो एग्रीकल्चर इनकम, इलेक्ट्रिसिटी, टोल टैक्स एक्सेट्रा. क्लियर है? आज के सेशन को यहीं एंड कर रहा हूं. इससे आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में. नेक्स्ट सुन लो, अब तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर इस यूनिट में एक छोटा सा और चीज दे रखी है, जिसको मैं सुन लो, जिसको मैं बीच में करवाऊंगा. बीच में मतलब अभी नहीं करा रहा, क्योंकि उसमें दे रखे हैं कुछ आर्टिकल आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड. अब तुम लोगों ने अगर लॉ के अंदर वो चीज पढ़ रखी होगी तो बहुत अच्छी बात है. नहीं पढ़ रखी होगी तो मुझे तो कराना है. ठीक है? तो सुन लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नई यूनिट, सेकेंड यूनिट स्टार्ट करूंगा, मार्केट फेलियर. ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन गुड बाय.